सबसे पहले हरियाणा के करनाल ये चलते हैं, चूंकि चुनावी रण में एंट्री हो चुकी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। हरियाणा के चुनावी रण में मुख्यमंत्री भजनलाल उतर चुके हैं और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा कर रहे हैं। तस्वीर आपके सामने सुनते हो। की राह पकड़ी है, 10 साल में हरियाणा का विकास हुआ है। अब की बार हैट्रिक लगाओगे तो विकास में और ज्यादा हरियाणा हमारा आगे बढ़ेगा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी ने देखा है कि कांग्रेस के शहजादे क्या कहते हैं, विदेश में जाते हैं तो क्या कहते हैं, और अभी हमारे सिख भाइयों के बारे में किस तरह की टिप्पणी वो करते हैं। अरे मैं कहना चाहता हूं, जरा एक बार देख लीजिए। और मैं सिख भाइयों से भी कहना चाहता हूं, 1984 के जो दंगे आपने खुलेआम करवाए थे आपकी सरकार ने, जब आप कहां थे, आपके उनने जिस तरह से 84 के दंगों में हमारे सिख भाइयों का क्या स्थिति की थी और किस तरह की आप टिप्पणी करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, SC ST के बारे में उनके विचार आपने सुन लिए होंगे, किस तरह के उनके विचार हैं और किस तरह से अपने विचार रखते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप देखिए, जो ये कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और जो लोग भारत को तोड़ने की बात करते हैं, जो भारत में आतंक फैलाने का काम करते हैं, राहुल जी आप विदेश में उनसे क्या खिचड़ी पकाते हैं, आप उनसे मिलकर के क्या करते हैं, ये देश की जनता को जरा बताएं तो सही कि आपकी कौन से उनसे बात होती है, उनसे आपका क्या रिश्ता है। जरा जनता को बताएं कि ऐसे लोगों से आपका क्या रिश्ता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, एक कांग्रेस हमेशा झूठ और लूट की राजनीति करती है। अगर सही मायने में कहा जाए तो ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। इन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार को जन्म दिया है और आपने देखा है कि किस तरह से हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तो युवाओं को रोजगार देने का काम किस तरह से करती थी, इनके अधिकारी किस तरह से काम करते थे, और किसानों की जमीन को ना कुछ पैसों में लिया जाता था और किसानों को चेक दिए जाते थे। 2-2 रुपए के चेक दे करके उन किसानों को बहलाया जाता था, कि किसानों को धोखा देने का काम किया जाता था। अब हालत ही देख लीजिए। विशेषकर मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि जरा 10 साल पहले का हरियाणा देखिए आप, किस तरह के हरियाणा की तस्वीर थी, हरियाणा किस ओर जा रहा था। लेकिन 10 साल के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हुए राजधानी जयपुर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर, शास्त्री नगर स्थित डेंटल कॉलेज में विवाद मामला सामने आया है। RUHS की जांच कमेटी पहुंची, कॉलेज जांच कमेटी पहुंची। डेंटल कॉलेज जांच कमेटी ने रेजिडेंट से शिकायत मांगी है। दूसरे दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, शास्त्री नगर स्थित डेंटल कॉलेज विवाद मामले में आपको बता दें कि RUHS की जांच कमेटी कॉलेज पहुंच चुकी है। डेंटल कॉलेज जांच कमेटी पहुंची, रेजिडेंट से शिकायत मांगी गई है। दूसरे दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है। प्रिंसिपल और हड़ताली रेजिडेंट डॉक्टर्स आमने सामने आ गए थे और ऐसे में अब यहां पर जांच कमेटी पहुंच चुकी है। डेंटल कॉलेज RUHS की जांच कमेटी डेंटल कॉलेज पहुंची। इसके साथ साथ जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनसे शिकायत मांगी गई है। दूसरे दिन भी इस वक्त रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, उनकी हड़ताल जारी है और अब जांच कमेटी तक ये पूरा मामला, जांच कमेटी इस मामले को लेकर अलग अलग पक्षों से बात कर रही है। रेजिडेंट डॉक्टर्स से मुलाकात की है, उनसे शिकायत मांगी गई है। आपको बता दें कि शास्त्री नगर स्थित डेंटल कॉलेज में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था। एक तरफ प्रिंसिपल तो दूसरी तरफ रेजिडेंट डॉक्टर्स थे और ऐसे में ये विवाद इतना ज्यादा गरमाया कि अब
हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर्स चले गए हैं। आरयूएचएस की जांच कमेटी लिहाजा कॉलेज पहुंची है। डेंटल कॉलेज में बात की जा रही है, शिकायत मांगी जा रही है रेजिडेंट डॉक्टर्स से। तो वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए रेजिडेंट डॉक्टर्स को आप देख पा रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शास्त्री नगर स्थित डेंटल कॉलेज में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था और इस विवाद को लेकर जांच कमेटी पहुंच चुकी है। डेंटल कॉलेज आरयूएचएस की जांच कमेटी क्या कुछ कर रही है, सीधे जानकारी लेते हैं। सौरभ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, डेंटल कॉलेज से लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? आरयूएचएस की जांच कमेटी पहुंची, किससे बातचीत हो रही है? जी बिल्कुल, जांच कमेटी जो है वो पहुंच चुकी है डेंटल कॉलेज में। और ये जो कक्ष है, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि ये जो प्रिंसिपल का कक्ष है उसी में ही 3 समिति जांच कमेटी जो है वो यहाँ पर तमाम जो रेजिडेंट हैं जो शिकायत करना चाहते हैं उनसे लिखित शिकायत जो है वो मांगी गई है। और ये बाहर जो रेजिडेंट दिख रहे हैं ये सभी अपने इंडिविजुअल शिकायत जो है वो लिख रहे हैं ताकि जो है वो जांच कमेटी को सौंपी जा सके। कुछ रेजिडेंट्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार की आप लोगों की समस्या, आखिरकार आप लोगों को स्ट्राइक पर उतरने की क्या जरूरत पड़ी? फर्स्ट मुद्दा तो हमारा यही है कि एक बाहरी प्रैक्टिशनर आके हमारे अस्पताल में काम कर रहा है, हमारी मर्जी के खिलाफ, हमारे स्टाफ की मर्जी के खिलाफ वो आके हमारे सर्जिकल प्रोसीजर्स कर रहा है, जिसकी वजह से हम जो सर्जरी के 3rd ईयर दिन से यहाँ पर प्राइवेट प्रैक्टिशनर यहाँ पहुँच रहे थे? 1 साल से, लगभग 1 साल से। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की उच्च स्तर पर? हमने शिकायत की थी। हमने पहले प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्म किया, उन्होंने बोला, हमें हमेशा वर्बली ये बताया है कि आज के बाद ये नहीं आएगी। फिर हमने एचओडी सर से कहा, एचओडी सर ने भी हमें वर्बली बोला कि नहीं आएगी। लेकिन जब इन्होंने एचओडी सर की बात भी नहीं मानी तभी हम आगे गए हैं। नहीं तो ये भी एक शिकायत है कि यहाँ पर जो दूसरे एचओडी हैं उनके लिए भी ये कहा जा रहा है कि वो भी बाहर से जो है वो डॉक्टर्स को लाकर यहाँ पर सर्जरी कराते हैं। नहीं, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और आपकी एक रेजिडेंट जो है वो आपके भी खिलाफ है, आप लोगों के खिलाफ है कि आप लोग जानबूझकर ये पूरा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रेजिडेंट खुद ही यहाँ पे काम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए इन लोगों ने उन्हें अपने साथ मिला लिया है हमारे खिलाफ गवाही देने के लिए और हमारे जो साथी रेजिडेंट्स हैं उन पे SC/ST एक्ट लगाने के लिए, बस इसलिए वो उनके साथ में मिली हुई है। तो आप क्या अपनी शिकायत किस प्रकार की शिकायत कर रहे हैं? क्योंकि सभी से इंडिविजुअल शिकायतें मांगी जांच कमेटी ने। ये इंडिविजुअल शिकायतें वही हैं जो सबके साथ पर्सनल लेवल पे हुई है। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं सब अपने पर्सनल आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ सर ने 1st ईयर से लेके अभी तक सिर्फ ह्यूमिलेशन किया है, पेशेंट के सामने बुला के सिर्फ डांटना 1-2 घंटे तक, फिर बाद में ये कहना कि इससे पेशेंट के सामने मेरी इज्जत बढ़ती है कि देखो मेरे सामने मेरे जूनियर कितनी बात मानते हैं। उनके लिए चाय बिस्किट मंगाना, उनका, हालांकि सर कोई सर्जिकल प्रोसीजर करते नहीं थे, सर सिर्फ खड़ा रखते थे कि साइड में खड़े रहना चाहिए तुम्हें। मुझसे बदले में कहा जाता था कि OPD से पेशेंट्स मत लो वरना मेरा काम कौन करेगा। मुझे ऑपरेशन थिएटर से बीच में बुला लिया जाता था ये बोल के कि तुम किससे पूछ के ऑपरेशन थिएटर में गई हो, मेरा काम यहाँ पे कौन करेगा। ये बोल के सर ने मेरा पूरा 1st ईयर निकाल दिया। हमने सोचा कोई बात नहीं, 2nd ईयर में काम तमाम शिकायतें हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल पर पहुंचे हुए हैं और अब इनकी शिकायतें ली गई हैं लिखित रूप से आरयूएचएस की तरफ से भेजी गई जांच कमेटी से। और हमारे संवाददाता सौरभ खुद जानकारी दे रहे थे, वहां पे रेजिडेंट डॉक्टर से बात कर रहे थे। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बहरहाल देखना होगा जांच कमेटी किस तरह की रिपोर्ट आगे पहुंचाती है, जिसके आधार पर अब एक्शन की उम्मीद जगी है। खबरों में आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल का रुख कर है। बिहार के छात्रों के साथ हुई मारपीट का मामला यहां पर तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ जहां कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है, तो वहीं इस मामले में लगातार ममता सरकार को घेरा जा रहा है। क्या बंगाल में परीक्षा देना मना है? क्या बंगाल में बाहरी राज्यों के लोगों का जाना अपराध है? ज्यादा बात बोलता है, बैठ जा, बैठ। आखिर बंगाल में कौन सा तंत्र चल रहा है? बिहार के छात्रों के साथ सिलीगुड़ी में हुई इस मारपीट के वीडियो ने ऐसे न जाने कितने सवाल खड़े कर दिए। डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। जिनसे सवाल किए जा रहे हैं वो कोई अपराधी नहीं है। अरे भाई तू ज्यादा सियाना मत बन, अब भी यहाँ पे बनेगा ना। मार दीजिए ना भैया, मारना है मार दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बात बोलता है, बैठ जा, बैठ। जिन्हें पीटा जा रहा है वो किसी गुनाह में शामिल नहीं। इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि ये बिहार से पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने पहुंचे थे।
लेकिन राज्य के इन कथित हिमायतियों ने हैवानियत की जो तस्वीर पेश की, उसे देखकर पश्चिम बंगाल जाने से पहले 100 बार सोचना पड़े। यही वजह है कि बंगाल सरकार में ऐसी अराजकता, ऐसे अत्याचार को लेकर सवाल हो रहे हैं। जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो थोड़ा बात चल रहे थे, वो लोकल कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसके हमारा जो स्टेट से बहुत सारे लोग दूसरे स्टेट में जा रहा है, दूसरे स्टेट से हमारा स्टेट में आ रहा है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली बंगाल का लड़का तो दूसरे स्टेट में वो तो मर्डर भी हो गया, वो हरियाणा में हुआ है। तो ऐसा कंप्लेन तो हमारा पास आप सब लोग देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबको वेलकम करते हैं, ये डेमोक्रेटिक स्टेट है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब ये परीक्षार्थी कमरे में सो रहे थे, उसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचते हैं और बांग्ला में सवाल करने लगते हैं। एक छात्र जैसे ही ये बताता है कि वो बिहार से है, ये सुनते ही आरोपी भड़क जाता है। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी सेंटर पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर पर तुमने अप्लाई कैसे किया? डॉक्यूमेंट निकाल। और फिर शुरू होता है बंगाल में दहशत का नया अध्याय। ज्यादा बात बोलता है, बैठ यहाँ पे, बैठ। गुजरात के भावनगर में एक टूरिस्ट बस सैलाब में फंस गई। सैलाब के बीचों बीच फंसी बस का जो वीडियो सामने आया, उसमें बस पुल पर बह रही नदी के बहाव में फंसी दिखाई दी। जानकारी के मुताबिक इस बस में 37 लोग मौजूद थे, जिनकी जान पर बन आई। भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ने से उसका बहाव भी तेज हो गया। यही वजह थी कि बस चपेट में आ गई और फंस गई। हालांकि सैलाब में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 37 लोगों में से 29 तमिलनाडु के बताए गए हैं। तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरह से 37 लोगों की जान पर बनाई जब तेज बहाव के बीच ये बस फंस गई। हालांकि गनीमत ये रही कि सुरक्षित रेस्क्यू इन सभी का कर लिया गया है। 37 में से 29 जो लोग बताए जा रहे हैं वो तमिलनाडु के बताए जा रहे हैं। नदी के तेज बहाव में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरी की पूरी बस अचानक फंस गई, आगे नहीं बढ़ रही थी, तेज बहाव था। नदी के बहाव में ये बस बहती हुई नजर आ रही है। ऐसे में मोर्चा संभाला गया रेस्क्यू टीम की तरफ से और सुरक्षित सभी को बाहर निकाला गया। उधर बिहार में पुल टूटने का सिलसिला लगातार जारी है। नया मामला भागलपुर का है। यहां पर एक पुल टूट गया। पीरपैंती प्रखंड के बाबूपुर बाखरपुर पूर्वी पंचायत के बीच का पुल गिरने से पीरपैंती में बाखरपुर बाबूपुर पंचायत समेत कई गांव का संपर्क अब टूट गया है। पुल गिरने से 1 लाख की आबादी अब प्रभावित हुई है। पीडब्ल्यूडी ने 2 साल पहले पुल का निर्माण कराया था, लेकिन अब पुल गिर जाने की वजह से जान जोखिम में डालकर लोग निकल रहे हैं। लोगों के लिए जो कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था है ही नहीं। बड़ी खबर दिल्ली से है। यहां पर दिल्ली के रानी लक्ष्मी रोड पर शाही ईदगाह के बगल में बने डीडीए के पार्क में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद एसडीएम ने अभी काम रोका है और इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। बताया जा रहा है कि डीडीए के पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई गई थी, लेकिन वक्फ बोर्ड को इस पर आपत्ति थी। वक्फ बोर्ड पार्क पर अपना मालिकाना हक जता रहा है। बड़ी बात है कि वक्फ बोर्ड इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन वहां से भी वक्फ बोर्ड को निराशा हाथ लगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जा रही है, जिसको लेकर पूरे इलाके में फोर्स की तैनाती कर दी गई है।
और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सीबीआई को राज्य में जांच के लिए मिली सहमति को वापस ले लिया है। यानी अब अगर सीबीआई को कर्नाटक में कोई भी जांच करने के लिए पहले राज्य सरकार की सहमति लेनी होगी, फिर जांच प्रक्रिया में कदम आगे बढ़ाने होंगे। बता दें कि कैबिनेट के इस फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा है कि हम राज्य में सीबीआई जांच के लिए खुली सहमति वापस ले रहे हैं। साथ ही हम सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर चिंतित भी हैं। Blanket permission that we had given to CBI to take any of the cases. That is withdrawn. That is one important. और इस वक्त की बड़ी खबर चीन को लेकर है। अमेरिका ने दावा किया है, बहुत बड़ा दावा किया है कि चीन की एक पनडुब्बी समुद्र में डूब गई है। अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि यह पनडुब्बी चीन की सबसे नई परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी थी, जो साल की शुरुआत में समुद्र में डूब गई। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और ऐसे में खबर चीन के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक भी है, लेकिन चीन ने ऐसी जानकारी से इनकार कर दिया है। तो वहीं अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है कि किस कारण से पनडुब्बी डूबी और जब ये डूबी तो इसमें परमाणु ईंधन था या नहीं। ईरान ने इजरायल को डराने के लिए एक ऐसा पोस्टर छापा है जैसे युद्ध भड़काने वाला डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है। इस पोस्टर के जारी होने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा कि इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह की जीत फाइनल है। युद्ध का एपिसेंटर बदल चुका है। गजा के बाद इजराइल अब लेबनान पर नॉन स्टॉप बमबारी कर रहा है। धमाके ऐसे जिनकी गूंज 1500 किलोमीटर दूर ईरान की राजधानी तेहरान तक पहुंच रही है। 1500 से ज्यादा हमले और एक ही दिन में 550 जान लेने वाले इजराइल के बम। खौफ बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत ज्यादा है और इसी वजह से अब ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक नई वार्निंग जारी की है। यह है ईरान की राजधानी तेहरान। यहां सड़कों पर मिसाइल पहुंच चुकी हैं। लग रहा है कि बस युद्ध का ऐलान होना बाकी है। और तेहरान की इस इमारत पर लगा दिया है ऐसा पोस्टर जिसमें इजराइल के लिए एक मैसेज है। पोस्टर में इजराइल के सैनिकों को डरी हुई हालत में भागते हुए दिखाया गया है और ऊपर फारसी और इजराइल की भाषा हिब्रू में क्या लिखा है, गौर से देखिए। फारसी में लिखा है, हम उस जगह बदला लेंगे जहां तुमने सोचा भी नहीं होगा। हिब्रू में लिखा है, शुरू तुमने किया, खत्म हम करेंगे। इस पोस्टर में इजरायली सैनिकों को खौफ में दिखाकर यह मैसेज देना सीधा इजराइल को चैलेंज है। इजराइल को डराने वाला बयान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने संयुक्त राष्ट्र में भी दिया है। سال گذشته رئیس جمهور خدمتگزار کشورم ابراهیم رئیسی از همین سخنگاه با شما سخن گفت. او در راه خدمت به مردم ایران شهید شد. روحش شاد باد. من اینک برای اولین بار از این جایگاه ریاست جمهوری اسلامی ایران با شما سخن میگویم. गजा में 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत और लेबनान में एक दिन के अंदर 558 लाशें बिछाने के बाद इजराइल इस वक्त ईरान के टारगेट पर है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों के साथ ईरान खड़ा रहा है, लेकिन अब ईरान के तेवर और उसकी ताकत को परखने का सबसे अहम मौका माना जा रहा है।